नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो के बाद जो हमारे पास क्वेरीज आई उसका ही आउटकम है। बहुत सारे क्वेरीज आई कि क्यों ना आप लोग एक वीडियो फिल्म एडिटिंग को लेकर आए। तो इस बार हम लोगों ने हमारे वेबिनार में एक फिल्म एडिटर को बुलाया जिनका नाम है श्री बिरजू रजक जी। बिरजू रजक जी SRFTI एलुमिनस हैं और इस वक्त AAFT यूनिवर्सिटी में फिल्म डिपार्टमेंट एडिटिंग डिपार्टमेंट में स्कूल ऑफ सिनेमा में हेड है। तो बिरजू रजक जी ने हमारे स्टूडेंट्स के साथ टेक्निक्स ऑफ फिल्म एडिटिंग को लेकर ये वेबिनार किया। अब मैं आपको सीधे उस वेबिनार में लिए चलता हूँ। तो चलिए, देरी किस बात की है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर आपको लेके आया हूँ एक नए वेबिनार में। आज हमारे साथ हैं एडिटर, फिल्म एडिटर बिरजू रजक जी। बिरजू रजक जी मेरे साथ SRFTI में थे और SRFTI के एलुमनस हैं। और मैं इनका सफ़र के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि बिरजू जी ने अपना सफ़र मुंबई में एज एन एडिटर स्टार्ट किया था वेलकम टू सज्जनपुर से, जिसमें कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और एसोसिएट एडिटर भी थे। उसके बाद उन्होंने वेल्डन अब्बा में काम किया, फिर हम शक्ल्स की और कई फिल्मों में वो एसोसिएट एडिटर रहे। दौरान उन्हें एक और फ़िल्म ऑफ़र हुई जो कि यशोदा नाम से थी, जो कि एक गुजराती फ़िल्म थी। वो इनकी एज़ एन इंडिपेंडेंट एडिटर थी, जो कि एक तमिल फ़िल्म की रीमेक थी, सेम नेम से। उसके बाद बिरजू सर ने ब्लैक बोर्ड वर्सेस व्हाइट बोर्ड फ़िल्म को एडिट किया और अभी रिसेंट में इनकी फ़िल्म मिड डे मील रिलीज़ हुई थी। प्रेज़ेंट में बिरजू सर आफ्ट यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एडिटिंग के हेड हैं और वहाँ बच्चों को फ़िल्म मेकिंग सिखाते हैं। बिरजू सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है दून फ़िल्म स्कूल के इस स्पेशल वेबिनार में। अ, आपका अब मैं आप ही को कहूँगा कि प्लीज़ अब आप इस वेबिनार का प्रारंभ करें। और जैसे कि आपने कहा कि टेक्निक्स ऑफ फ़िल्म एडिटिंग जो आज का हमारा टॉपिक है, स्टूडेंट्स को अब आपके सामने मैं पेश करता हूँ। प्लीज़ आप अपना वेबिनार को आगाज़ कीजिए। धन्यवाद मुकेश सर। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपना जो नॉलेज है या 15-16 साल में हमने सीखा या फिर जब फिल्म स्कूल में थे, जो भी सारा मैंने गेन किया और मेरे को एक मौका मिल रहा है कि मैं उसे और किसी के साथ शेयर करूं और किसी के एक मार्गदर्शक बन जाऊं, मेंटर बन जाऊं और उसे गाइड कर पाऊं कि इस फील्ड में क्या स्कोप है और किस तरह से जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं एडिटिंग में, उसका भी मैं थोड़ा सा एलोबरेट और विस्तृत जानकारी दे पाऊं। तो इससे पहले एक गुजारिश है कि कुछ गेस्ट हमारे पास में, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अनजान शख्स से बात कर रहा हूँ। तो एक बार कैमरा अगर ऑन हो जाए तो अच्छा हो मेरे लिए, कि मैं एटलीस्ट लगे तो सामने में सुन रहा है कोई, बैठ करके कोई देख रहा है मुझे। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं सर, प्रज्ञेश, नमन, ये सब लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं। एक बार सिर्फ कैमरा ऑन हो जाए, बाद में 2 मिनट हाँ, के बाद स्विच ऑफ कर सकते आकर्ष हैं अगर आकर्ष डेटा ने का कैमरा ऑन किया है, उसकी प्रॉब्लम है तो। टी-शर्ट ही आपको दिखाई देगी। हम्म, हाँ, ये है अच्छा ठीक प्रज्ञेश, है। ऊपर नमन शर्मा आकर्ष है एक। श्रीवास्तव है। एंड नमन शर्मा, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा? नमन शर्मा, यस, ही इज चलिए देयर। ठीक है। जी, हम्म, तो एक सवाल है स्टूडेंट से कि आप फिल्म मेकिंग में आ रहे हैं, ऐसा कुछ तो रहा होगा कि आपके अंदर में कुछ करने का जज्बा होगा कि फिल्म मेकिंग में क्यों जाना है। कोई रीजन है, बता सकते हैं थोड़ा सा मुझे? प्रज्ञेश, मैं प्रज्ञेश से शुरू करता हूँ। कोई रीजन है जो फिल्म मेकिंग में आना था? प्रज्ञेश, आपको अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। हाय सर, नमस्कार सर। मेरा मेन जो एक स्टोरीज है कुछ, एक इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी स्टोरीज को किसी माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए।
उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे तो गेस आपका ओरिएंटेशन बड़ा अलग से हो रखा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब ठीक है। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ सेशन को और ले चलता हूँ थोड़ा सा पुराने बैक टू एडिटिंग और करीब 1895 के दौर में। उस जमाने में हमारे थे फिल्म मेकर लुमियर ब्रदर्स, अगस्त लुमियर और लुइस लुमियर। उन लोगों ने कैमरा इजाद किया और उन्होंने शूटिंग करनी शुरू कर दी। तो उस जमाने में ऐसा एडिटिंग था नहीं, सिर्फ जो फिल्म हुआ करती थी वो सिंगल शॉट्स का फिल्म हुआ करता था और उसकी भी ड्यूरेशन 60 सेकेंड के अंदर होती थी और वो सिंगल क्लिप्स जिसको बोलते हैं ना, सिंगल शॉट, और वो फिल्म नहीं था, रैंडमली शॉट किया हुआ इवेंट था, चाहे वो रेलवे स्टेशन को हो या फिर फैक्ट्री से लोग निकल रहे हैं। तो इस तरह का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसको स्क्रीन किया। तो वहां से सफर शुरू हुआ हमारा सिनेमा का। और इसके बाद लोगों को लगा कि अब कहानियों को थोड़ा सा लंबी होनी चाहिए था और उसमें ड्रामा होना चाहिए। तो इस बीच हमारे बीच आए रॉबर्ट डब्ल्यू पॉल, जो कि ब्रिटिश फिल्म मेकर थे। उन्होंने सबसे पहले एक फिल्म थी जिसका नाम था कम अलोंग डू, और ये पहली फिल्म थी जिसमें दो शॉट को ऐड किया गया था, मतलब सिंपली जॉइंट, सिंपल जॉइनिंग ऑफ टू शॉट्स, और एक स्टोरी को फ्लो करके बताया गया, जिसमें पहले शॉट में कपल जो है किसी म्यूजियम के बाहर में बैठ के लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद अगले शॉट में वो म्यूजियम के अंदर जाकर के स्टैचूज वगैरह को देखते हैं। तो दो शॉट को पहले और आइडिया आया कि हम स्टोरी को इलेबोरेट कर सकते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू बता। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया और D.W. ग्रिफिथ, जॉर्ज मेलियस, इन लोगों ने अब फिल्मों को बनाने लगे और ड्यूरेशन, जो लेंथ ऑफ द फिल्म था वो बढ़ने लगा। 50 सेकेंड से हट करके बल्कि 3 मिनट की 6 मिनट की फिल्में बनने लगी, जिसमें सबसे पहले एक फिल्म थी सिंड्रेला, जिसे बनाया था जॉर्ज मेलियस ने, और ये करीब 6 मिनट की फिल्म थी इसमें। और एक पहली फिल्म थी जिसमें स्टार कास्ट, मतलब कि मल्टी एक्टर्स ने काम किया था। और जॉर्ज मेलियस ने जंप कट्स, डिसॉल्व फिल्मों में यूज करना शुरू किया और अब कहानी 6 मिनट तक आई, कंटिन्यूटी फिल्म बनी। इसके बाद एक्चुअल जो ड्रामा शुरू हुआ उसे शुरू किया एडविन एस पॉटर ने। फिल्म का नाम था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, और इसमें ड्रामा प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया ताकि कैसे हम एक सीन में टेंशन को बिल्डअप करें, एक ड्रामा को बिल्डअप करें। और साथ ही साथ अब सीन्स छोटे होने लगे, शॉर्ट्स को पहले काटा जा सकता था, यानी कि टाइम को एडिटिंग के थ्रू स्क्यूज किया जाने लगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि दे वेर जॉइनिंग टू शॉर्ट्स, शॉर्ट्स लंबे हो रहे हैं, एक कैरेक्टर फ्रेम में एंट्री करता है और जब तक कैरेक्टर फ्रेम को नहीं छोड़ता है तब तक वो शॉट लगा रहता था। फिर उसके बाद अगला शॉट, अगले शॉट में भी कैरेक्टर की एंट्री, जब तक वो फ्रेम ना छोड़े तब तक वो शॉट लगा। लेकिन द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के बाद में ये अलग होने लगा, मतलब जरूरी नहीं था कि कैरेक्टर फ्रेम के बाहर निकले तभी शॉट को कट करेंगे। उसका पर्पस सॉल्व हो गया स्क्रीन पर, जैसे फ्रेम लीव होने के आसपास है कट किया और शॉट को कंप्रेस किया जा सकता था, टाइम को भी हम कंप्रेस करना सीख गए। इसके बाद D.W. ग्रिफिथ, जिन्हें हम आज फादर ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं, यहां से शुरू हुआ कंटिन्यूटी का दौर, जिसमें हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, लाइटिंग्स,
कैरेक्टर का बॉडी एक्शंस, उसकी आवाज की क्वालिटी, जिसे हम पिच कहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में डिफरेंट शॉट्स आने लगे, डिफरेंट एंगल्स आने लगे। हम वाइड शॉट से क्लोज शॉट में जाते हैं, तो एक्शन मैच करना होता है, लाइटिंग करनी होती है। और क्योंकि उस जमाने में सिंग साउंड था, तो वाइड शॉट में जिस तरह से एक्टर ने बोला है, जिस पिच में कहा है, उसी पिच में उसे अगले शॉट में बोलना है। तो इस तरीके से अपना कंट्रोल का भी प्रोसेस शुरू हुआ। हालांकि डीडब्ल्यू ग्रिफिथ के वक्त में नहीं था साउंड का सिस्टम, करीब 1927 के बाद आया। लेकिन हाँ, लाइटिंग कंटिन्यूटी, एक्शन कंटिन्यूटी और एक नैरेटिव फ्लो उन्होंने शुरुआत की, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ कंटिन्यूटी में गए। स्लोली 1927 बिगनिंग ऑफ साउंड एरा, जहां पर पूरा फिल्म मेकिंग का प्रोसेस चेंज होता है और थोड़ा सा रीजनलिज्म आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब तक फिल्म में कोई डायलॉग नहीं था, तो यूनिवर्सल था, कोई लैंग्वेज नहीं है उसमें। तो हम पूरी दुनिया में चाइनीज भी उस फिल्म को देख रहे हैं, इंडियन भी फिल्म को देख रहे हैं, फ्रांस भी फिल्म को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जैसे ही साउंड आया, हम अपने आप में समाहित होने लगे, रीजनलिज्म आने लगा। अब फ्रेंच में फिल्में बनने लगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रेंच फिल्म सिर्फ फ्रांस तक ही रही, उसके बाहर नहीं आई। अगर हिंदी फिल्म है तो हिंदी फिल्म से इंडिया तक ही रही, वो बाहर नहीं गई, क्योंकि हिंदी समझने वाले नहीं है। तो थोड़ा दायरा भी छोटा होते चला गया। लेकिन मैं इस पे आऊंगा वापस, आज के दौर में फिर से वापस हमारा दायरा बढ़ गया है, क्योंकि आज हमारे पास सबटाइटल्स हैं, ऑडियो वापस आ गए हैं, क्योंकि हम एक ही फिल्म को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं वापस से। मतलब 1927 में जो एक दौर बंद हो गया था, वापस आज के दौर में ये वापस शुरू हो गया, कि हम किसी भी कंट्री में रहें और किसी भी कंट्री की फिल्म को अपनी भाषा में देख सकते हैं, अपनी भाषा में पढ़ भी सकते हैं सबटाइटल के थ्रू। खैर, ये लंबा दौर का सफर वापस से तय करेंगे। तो एक साउंड आने से हमारा एडिट में चेंज हुआ, साउंड के थ्रू हमने कंटिन्यूटी मेंटेन शुरू की, ऑडियंस को नई जानकारियां देनी शुरू की। और अब ऐसा होने लगा कि दो सीन को हम साउंड के थ्रू कनेक्ट करने लगे। जैसे हम आजकल जे कट एल कट के, सिंपली हमारे जमाने में साउंड ओवरलैपिंग था, कि एक सीन का जो म्यूजिक है वो अगले सीन में ओवरलैप किया और ऑडियंस को स्लोली एक इमोशन से दूसरे इमोशन में लेके गए। एक ही प्रोसेस था। और साउंड आने से हमने ऑडियंस के मन में वो फीलिंग्स लेके आए, कि वो किसी सीन में वो इमोशन जो होता है, चाहे वो सैड सैड इमोशन हो या हैप्पी वाला इमोशन हो या कॉमेडी का हो, हम उसको हंसा सकते थे, हम उसको रुला सकते हैं और उसको भावुक कर सकते हैं। साउंड से ये हमें एक और फायदा हो गया। अब इसके बाद टेक्नोलॉजी चेंजेस होने लगे। हम रील से टेप पे आने लगे, क्योंकि बीच में टेलीविजन भी 1925 के आसपास आने लगा, जो कि काफी इम्पैक्ट किया हमारे सिनेमा इंडस्ट्री को। और एडिटिंग टेक्निक भी चेंज होने लगी, क्योंकि अभी हमारा जो फिल्म था एक तरह से स्टोरी टेलिंग में लीनियर था, कि एक सीन के बाद हम दूसरे सीन को दिखा रहे हैं, फिर तीसरे सीन को दिखा रहे हैं, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी। स्लोली स्टोरी टेलिंग भी चेंज हुआ, हम नॉन लीनियर स्टोरी दिखाना शुरू किए थ्रू एडिटिंग। मतलब फ्लैशबैक में भी जाने लगे और प्लस फॉरवर्ड भी होने लगे और प्रेजेंट भी होने लगा। लेकिन इसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई, जो था वीडियो टेलीविजन में, जहां से एक नया टर्मिनोलॉजी आया, लीनियर एडिटिंग। क्योंकि टेलीविजन में टेप बेस्ड है, जैसे कि उस जमाने में हमारे पास यूमेटिक आया सबसे पहले, देन बीटा, देन डिजी बीटा, देन मिनी डीवी, और आज हम मेमोरी कार्ड पे आ गए। तो टेप में जो एडिटिंग होती थी वो थी लीनियर एडिटिंग, मतलब हम एक शॉट को ऑर्डर में
एक साइड में प्ले कर रहे हैं और एक ब्लैंक टेप में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सेक्वेंसली। जैसे कि अगर टेलीविजन सेंटर की बात कर रहा हूँ, अगर एक इंटरव्यू शूट हो रहा है और जिसमें एक स्पीकर है और एक इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो दो स्पीकर का क्लोजअप है और एक मास्टर है, तो 3 कैमरा सेटअप, 2 के क्लोजअप। अब इन तीनों को एक ब्लैंक टेप में 1 by 1 रिकॉर्ड करना है, मास्टर देन क्लोजअप देन क्लोजअप। तो ये लीनियर एडिटिंग। अगर इसमें मुझे कोई एक शॉट चेंज करना है तो उस पॉइंट से उस जमाने में फिर से एडिट शुरू करनी पड़ती थी, क्योंकि सबका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, अगेन रिकॉर्ड करो। तो एक लिमिटेशन था। और लेकिन कहते हैं ना, कुछ हमारे बीच जीनियस होते हैं, लीनियर एडिटिंग में एडिट करने की वजह से वो परफेक्ट हो गए। उन्हें पता चला कि ये शॉट इतनी देर के लिए है तो इतना देर ही आएगा, और उनका जो एडिटिंग सेंस है और शार्प होता चला गया, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है, दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ब्रेन ज्यादा तेज चलता है। इसके बाद लीनियर एडिटिंग जो है स्लोली फेज आउट होने लगा, क्योंकि अब स्टूडियो में कंप्यूटर की एंट्री हो गई, यानी कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। उस जमाने में एडिट 5, डीपीएस वेलोसिटी, मीडिया 100, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एडिटिंग था। शूट हमारा टेप पे ही हो रहा था, बीटा टेप पे ही हो या यूमेटिक पे। लेकिन अब प्रोसेस एडिटिंग का सॉफ्टवेयर पे होने लगा, तो अब हमारे पास इजी हो गया और हम वापस से नॉन लीनियर पे आ गए। अब हमारे लिए इजी हुआ कि हम शॉर्ट को कभी भी कट करके कहीं भी लगा सकते हैं और कहीं भी ट्रिम कर सकते हैं। तो ये फायदा हुआ डिजिटल टेक्नोलॉजी का, और आज भी हम कर रहे हैं। मतलब आज हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि अडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, एविड मीडिया कंपोजर, जो कि मेन हमारा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। बाकी सॉफ्टवेयर भी है, फिल्मोरा है, वेगस है, जो कि हम कॉर्पोरेट या होम वीडियोस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, अडोब प्रीमियर, एविड मीडिया कंपोजर, फाइनल कट प्रो, ये हम प्रोफेशनली यूज करते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर में अब क्या क्या धीरे धीरे फिल्मों का जो टेक्निक था उसे सॉफ्टवेयर में इम्बेड किया, इनपुट किया, जिसमें कि मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, कॉमन फीचर था ऑडियो और वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन। हमें याद है जब हम एविड पे एडिट करते थे तो एक शॉट पे इन मार्क लगाते थे क्लैप में, और ऑडियो में भी इन मार्क लगाते थे क्लैप के साउंड पे, और उसको बिन में जाकर सिलेक्ट करके सिंक करते थे। लेकिन आज वो जमाना चेंज हो गया। आज हम टाइमलाइन पे क्लिप को डालते हैं और साउंड को भी टाइमलाइन पे डाल देते हैं, और एक सिलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट है सिंक्रोनाइज। वो करने के बाद हमारा सारा शॉट ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है सॉफ्टवेयर में दिखना शुरू हो गया है। आज कलर करेक्शंस को भी एडवांस तरीके से डाल दिया गया है, कि अगर एक शॉट वाइट शॉट में है, सेकेंड मिड क्लोजअप में है और क्रोमा है शूट किया हुआ है, तो पहले हम मैन्युअली क्लोज शॉट में बैकग्राउंड को जूम करते थे। आज हमारे पास है कि जूम नहीं करना है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है कि लेंस कौन सा यूज हुआ था, और अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड को भी वो जूम कर देता है। तो ये जो टेक्निक्स है जो एक एडिटर को हेल्प कर रहे हैं, और चेंजेस तो बहुत आए। ये तो भी मैंने टेक्निकल बातें की जो चेंजेस आए। अब मैं आता हूं जो एडिटिंग में चेंज हुआ, पैटर्न में चेंज हुआ, स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस था वो चेंज हुआ। जैसे मैं भी खुद एडिट करता हूँ, तो स्टोरी टेलिंग, हर फिल्म का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कहानी होती है, उसके हिसाब से एडिट होती है। और लेकिन ओटीटी आ गया, अभी वेब सीरीज आ गई हमारे पास में, और साथ ही साथ टीवी सीरियल भी हमारे पास में है, और सिनेमा तो है ही। इसके साथ साथ हमारे पास में कॉर्पोरेट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज है। तो इन सारी चीजों में सबकी जो एडिटिंग का पैटर्न होता है वो अलग अलग है। फिलहाल अभी मैं फिक्शनल को टच करूंगा।
क्योंकि वही हमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। पहले भी हमारे स्टोरी टेलिंग जो थे, एडिटिंग जो था, वो नॉर्मल था। कहने का मतलब है कि लीनियर नॉन लीनियर मिक्स था। फिल्म जो था उसमें शॉट टेकिंग, वाइड शॉट होते थे, मिड शॉट होते थे, क्लोजअप जहां नेसेसरी है वही होता था, क्योंकि वो बड़े पर्दे के लिए था। और उसमें स्टोरी के हिसाब से एडिट करना है, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग एडिट टेबल पे छोड़ दिया करते थे कि नहीं, ये स्टोरी में जरूरी नहीं है। अगर हम इसको ऐड करते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टोरी, ये सीन शूट किया है, इसको लेना है, तो हमारा स्टोरी भी स्लो होगा, और इस जो टाइमिंग है 2 घंटे में दिखाना है, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। इसमें हमने बहुत स्क्रिप्ट टेबल पे जो चेंजेस होती है एडिटिंग पे, वो हम उसको निकाल देते हैं, क्योंकि हमको 2 घंटे में फिल्म को समेटना होता है। साथ ही साथ हमें डायरेक्टर का जो स्टोरी सेंस है या कहानी में जो कहना है उसे भी मेंटेन करना है। ये नहीं कि छोटा करने के लिए हमने स्टोरी का जो एसेंस था, उसकी जो सोल थी, उसे ही खत्म कर दिया है। तो 2 घंटे में समेटना है फिल्म को, मेंटेनिंग द स्टोरी इमोशन ऑफ द सीन। लेकिन टीवी सीरियल में हमारे पास 52 एपिसोड हुआ करते थे साल भर के लिए। हम आसानी से स्टोरी में ऐड कर सकते थे, चल सकते थे। और वो छोटे पर्दे के लिए हुआ करता था, तो उसमें जो अधिकतर जो शॉट्स है वो क्लोजअप या तो मिड क्लोजअप, हार्डली कहीं वाइड शॉट हुआ, अदरवाइज क्लोजअप ही हुआ। तो उसमें हम उसी तरीके से एडिट करते थे कि जितना कहा गया है उतना ही लेना है। आ, इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये कहते थे कि टॉकिंग बिटवीन सॉरी कटिंग बिटवीन टॉकिंग हेड्स, जिसका दिखाना है, जो बोल रहा है उसे दिखाइए बस। और इसमें ही हमारे एपिसोड्स खत्म होते थे। और साथ ही साथ इसमें जो जनरल था, जैसे हम जेकट या एलकट की बात करते हैं, साउंड ओवरलैप की बात करते हैं, इसमें हम बहुत कम यूज करते थे। आज भी अगर आप टीवी सीरियल देखेंगे तो इसमें साउंड ओवरलैपिंग बहुत कम होती है। और अगर किसी कैरेक्टर ने डायलॉग बोला है तो सामने वाले का सिर्फ रिएक्शन आएगा, उसके बाद कैरेक्टर फिर से लाइन बोलेगा। बहुत कम होता है कि स्टोरी में, टीवी सीरियल की स्टोरी में ओवरलैपिंग होती है साउंड। लेकिन फिल्म में ये ऐसा नहीं है। फिल्म में हमें सब मेंटेन करना पड़ता है, तो जहाँ ओवरलैपिंग लगती है ओवरलैपिंग करना पड़ता है, ताकि हमारा स्टोरी जो है वो हंसी हो सके और ऑडियंस एंगेज कर पाए, उसमें इन्वॉल्व हो जाए साथ साथ। एक तो ये हो गया। और धीरे धीरे हम वेब सीरीज पे आते चले गए, ओटीटी पे आते चले गए। ओटीटी पे जितना वेब सीरीज अभी मैंने देखा है ओटीटी पे, रिसेंटली मैंने अभी द पियर देख रहा था, स्पेनिश एक सीरीज है। उसके पहले हमने जुबली देखी है, और इसके पहले भी हमने कुछ एपिसोड्स देखे हैं वेब सीरीज की। तो इनमें मैंने देखा, और खासकर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भोकाल सीरीज का, जो कि एमएक्स प्लेयर पे है। सीजन 1 में मैं इसका जो 2, 4, 6 एपिसोड्स है उसके एसोसिएट एडिटर हूँ। तो कहानी जो है पूरी की पूरी नॉन लीनियर। ये एक वेब सीरीज का पैटर्न है जहां पर आप कहानी को हर कैरेक्टर का फ्लैशबैक में ले जाके बताते हैं। जरूरी नहीं होता है कि ए से शुरू किया बी में चले गए। और हर कैरेक्टर का कोई ना कोई स्टोरी होता है, और उसे फ्लैशबैक में लेके जाना, वापस प्रेजेंट पे लेके आना, फिर पीछे लेके जाना, ये एक पैटर्न है आपका वेब सीरीज में। और एक मैंने अभी जो वेब सीरीज देखा रिसेंटली, उसमें कटिंग पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे कि अगर मैं कुछ सोच रहा, या कोई पुलिस मेरे से किसी बारे में पूछ रहा है और मैंने वो किया है,
तो जैसे कि पुलिस मुझसे पूछता है कि आप उस वक्त कहाँ थे, तो ये जो फ्लैशबैक हल्का सा एक 2 शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है कि मैं किसी होटल में एंट्री कर रहा हूँ, कट टू वापस वहां पे। तो ये मैंने देखा है कि जो कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा है उसे आजकल स्टाइलाइज तरीके से दिखा दिया जाता है, फिर वो जो कहानी है वापस उसी होटल में लेके नरेट किया जाता है। तो कहने का है कि मतलब है कि जो कहानी आजकल वेब सीरीज पे चल रही है पूरा नॉन लीनियर वे में है। और थोड़ा सा बैकड्रॉप में चलता हूँ, एडिटिंग टेबल पे आता हूँ वेब सीरीज की। हम जो सीन देख रहे होते हैं भले ही वो 2 मिनट का सीन हो या 3 मिनट का, लेकिन फुटेज इतना सारा होता है कि शॉर्ट सिलेक्शन में हमें हर शॉट को देखना पड़ता है कि मेरी स्टोरी क्या है, हम क्या बता पाए उसमें से, एसेंस क्या है। तो एक ये तरीका है ओटीटी में जो एडिटिंग का पैटर्न चल रहा है आजकल। और बाकी सिनेमा तो थोड़ा अलग ही लेवल पे है, लेकिन सिनेमा भी हमने देखा है कि वहां पर भी अब कुछ जो पैटर्न है चेंज हो रहा है, एडिटिंग सेंस चेंज हुआ, स्टाइलाइज एडिटिंग होने लगी है। जैसे कि अगर हम धूम फिल्म की बात करें, यानी कि धूम पार्ट 1 की, हर कट स्टाइलाइज तरीके से चेंज हो रहा था। मतलब वो ये कहते हैं ना, गिमिक्स आना, फ्रेम एक करके आए ऐसे स्लाइड्स करके और अगला सीन उस तरीके से आएगा। तो वो भी एक तरीका स्टार्ट हुआ हमारे एडिटिंग पैटर्न पर। और हम एक बात कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने नहीं कहा है, किसी और ने कहा है, किसी विद्वान ने कहा है, एडिटर ने, कि फ्रेश इज प्रिफरेबल देन द स्टेल। कहने का मतलब है अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो ट्राई टू इन्वेंट न्यू कट्स, न्यू टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो रेगुलर से है। फ्रेश कट लेके आइए, फ्रेश ट्रांजिशन लेके आइए, और ऑडियंस को अगले सीन में कैसे लेके जाना है विदाउट टेलिंग देम। उनको रियलाइज भी नहीं होना है कि वो अगले सीन में कैसे चले गए। अगर किसी ने गली बॉय देखा है, एक एग्जांपल देख रहा हूँ गली बॉय का, तो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है फर्स्ट टाइम जो वो रैप गाता है, और उस सीन के बाद में एक सीन आता है जहाँ पर एक कैफेटेरिया का सीन है। सीन का ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि पता नहीं चलता है कि हम हॉल से कब कैफेटेरिया में चले गए। सीन ऐसा है कुछ कि रणवीर सिंह जो गा रहा होता है और एक बंदा मोबाइल पे शूट कर रहा होता है। बिरजू सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मुझे पता नहीं कैसे ये म्यूट हुआ। कहाँ तक आप सुन पाए थे? कि वो लड़का फोन पे बात कर रहा होता है, अच्छा। रणबीर कपूर, हाँ, रणबीर फोन पे सिंह। शूट कर रहा होता है इवेंट को। हाँ। हम्म। और अगले सीन में जो है क्लोजअप है मोबाइल फोन का, जहां पर रणवीर जो है कैरेक्टर वो गा रहा होता है सेम रैप, और सेम साउंड कंटिन्यू होता है, कैमरा ओपन होता है। एक लाइन आता है कि बहुत पॉपुलर हो गया है वीडियो, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो हमें दिखता है कि हम हॉल से रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया में आ गए। तो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन था जो कि साउंड के तरीके से लेके आए। तो इस तरीके से हमें स्मूथ ट्रांजिशन से बोलते हैं ना कि नया कट है, नया ट्रांजिशन से सोचना पड़ता है कि क्या हम नया इजाद करके लेके आए। अगर किसी ने टेनेट देखा है तो उसमें भी इसी तरह का पैटर्न यूज हुआ है कि हम एक सीन से दूसरे सीन में कैसे जाएं। अगर किसी ने रिसेंटली भोला अगर देखा है तो भोला में अ, एक सीन है जहाँ पर थाने का सीन है और भोला जंगल में वहां से जुप करके खाने में चले जाते हैं। तो कुछ नया तरीका है जहाँ हमें हर वक्त सोचना पड़ता है कि हम नए तरीके से क्या लेकर आए, क्या ट्रांजिशन डालें, ताकि हमारा कट जो है वो नया लगे, ऑडियंस को भी नया लगे। तो ये अभी तक का ये है। मैं चाहूंगा कि अब मुकेश सर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो जी। पूछ सकते हैं मेरे से। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करके बिरजू सर से सीधे पूछ सकते हैं सवाल। एनीवन? आकर्ष?
सर ऐसा कोई सवाल तो नहीं है। ओके। हाँ। ब्रजेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, दे स्टार्ट विद एडोब प्रीमियर और देन एफसीपी। जैसे कि आप लोगों का टाइम था, तब आप एफसीपी 7 पे काम करते थे, जो कि बहुत स्टडी माना जाता था फिल्म एडिटिंग के लिए। राइट नाउ इंडस्ट्री में किस सॉफ्टवेयर पे सब बता सकें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री में? एडिटिंग पे एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा है, साथ साथ में सॉफ्टवेयर पे भी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से एविड मीडिया कंपोजर, फाइनल कट प्रो 7 अभी भी चल रहा है, और एडोब प्रीमियर एंट्री कर चुका है, और फाइनल कट प्रो 10 ये भी एंट्री कर चुका है। तो ये दो सॉफ्टवेयर एडोब अभी एक्सपेरिमेंट के दौर पर है, मतलब लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने ही भी एक खुद फिल्म एडिट की है एडोब प्रीमियर प्रो पे, स्ट्रीट डांसर, जो कि रिलीज होगी भविष्य में। मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया, मुझे भी चेक करना था कि ये कितना वायबल है फिल्म एडिटिंग। और कुछ लोग जैसे अनुराग कश्यप हैं, उन्होंने भी ट्राई किया है फाइनल कट प्रो 10 पे फिल्म एडिट करने के लिए। तो ये ट्रायल प्रोसेस पे है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो है एविड मीडिया कंपोजर फिल्म के लिए है, और फाइनल कट प्रो 7 इसमें भी। फाइनल कट प्रो सेकंड पे आता है, और एविड मीडिया कंपोजर जो है वो फर्स्ट पे आता है। राइट राइट। ओके। एक एक काम और था कि आजकल एडिटिंग स्टूडेंट्स को काम कैसे ढूंढना चाहिए सर बॉम्बे में, और क्या क्या हाँ, उनके लिए ठीक है। आयाम है एडिटिंग के आजकल? सबसे पहले जो मैंने महसूस किया SRFTI से निकलने के बाद, हम्म, वो सबसे पहला ये था कि हम लोग जब फिल्म मेकिंग सीख रहे थे, तो हमारे पास में स्टीम वेग था, और हमारा फोकस सिर्फ स्टोरी टेलिंग पे था। और जब वही पैटर्न हम जब मुंबई में एडिट करते वक्त कर रहे थे, तो हमारे साथ साथ दूसरे एडिटर पे काम करते हैं दूसरे केबिन में, तो हमने ये देखा कि वो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगा करके एडिट कर रहे थे, रिफरेंस म्यूजिक। अगर कोई चेस सीक्वेंस है, तो चेस सीक्वेंस को प्लेस करके एडिट करना। फिर कभी किसी डायरेक्टर को कुछ दिखाना होता था, कोई सीन ही है, तो बैकग्राउंड में उस तरह का इमोशनल सीन है तो इमोशनल म्यूजिक वो लगा के दिखाते थे। तो इसके बाद मुझे लगा कि एडिटर को साउंड का नॉलेज होना चाहिए, म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए आज के समय के हिसाब से। और इसके बाद जग्गा जासूस जब मैं कर रहा था, तो उसमें एक और चीज हमने देखा कि रेफरेंस के लिए मुझे साउंड इफेक्ट भी लिस्ट करना पड़ता था, जो कि मुझे पता था कि फाइनल प्रोसेस में ये सारे रेफरेंस म्यूजिक निकल जाने वाले हैं। गन शॉट्स, ग्लास ब्रेकिंग, जो मेन मेन होते थे, वो लगाने के लिए हमें करना पड़ता था वहां पर, ताकि डायरेक्टर को पूरा फील आ जाए वहां पर। तो साउंड इफेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, और म्यूजिक का भी नॉलेज होना चाहिए। म्यूजिक कहने का मतलब मेरा ये है, गाने से नहीं है, म्यूजिक मतलब विदाउट लिरिक्स, ओके। उस तरह से है। तो इससे हमें क्या होता है कि सीन के हिसाब से हम प्लेस कर पाते हैं। एक तो ये हुआ, साथ ही साथ फोटोशॉप का अगर नॉलेज एडिटर के लिए अच्छा है, और आफ्टर इफेक्ट अगर बेसिक नॉलेज भी है तो ये अच्छा है। तो अगर काम पाना है, तो हमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ में ये सारी चीजों का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। अडोब ऑडिशन है, उसका भी बेसिक नॉलेज है। हालांकि एडिटर पूरा काम नहीं करता, कलर करेक्शन पूरा नहीं करता इंडस्ट्री में। वहाँ हर आदमी का अलग अलग काम बटा हुआ है। साउंड डिपार्टमेंट अपना बीजीएम करेगा, कलर का कलरिस्ट है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जब हम इंडिपेंडेंट जब हो जाते हैं कि, और कुछ क्लाइंट भी ऐसे आते हैं कि उनको एडिटर से ही सब चाहिए, उनके पास बजट कम हो, चाहे कॉर्पोरेट मूवीज हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई,
तो एडिटर को ही सारा करना पड़ता है। तो उस वक्त में हमें ये जो नॉलेज हमने सीखा है, चाहे साउंड का हो या आफ्टर इफेक्ट का हो या फोटोशॉप का हो, तो या कलर करेक्शन का हो, तो हम खुद कर पाते हैं, क्योंकि क्लाइंट के पास बजट कम है, तो हम खुद से ही उसमें करके देते हैं। तो ये सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। और आजकल तो यूट्यूब का भी जमाना है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो यूट्यूब से क्या होता है कि हम सीख तो जाते हैं, लेकिन जो सामने एक टीचर होता है ना, प्रोफेसर, जो आपका जो फिर मेंटोर है, वो ज्यादा जानकारी देता है, तो आप उससे ज्यादा सीखते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी ने गूगल स्ट्रीट या गूगल मैप यूज किया हुआ हो, डायरेक्शन आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, तो एक सीधा रास्ता दिखाता है कि आपको ऐसे जाके आगे पहुंचना है। उसके बीच में एक मेरिडियन में गैप होता है ना, रोड के बीच में। तो गूगल ना वो नहीं बताता, बीच का वो रास्ता नहीं दिखाता है कि वहाँ गैप है, आप वहां से भी आप ले जा सकते हो। वो सीधा आगे जो राउंड अबाउट गोल चक्कर है वही दिखाएगा आपको, तो वापस यूटर्न लीजिए। वो बीच का जो गैप है ना मेरिडियन के बीच में, वो नहीं दिखाता है। तो मेंटोर यही करता है, टीचर यही करते हैं। भाई, उतना दूर जाने की बात नहीं, हमारे पास शॉर्टकट भी है, हमारे पास ये रास्ता भी है, ताकि आप यहाँ से भी आप आगे जा सकते हो। तो डिजिटल तो है, लेकिन आपको एक मेंटोर प्रोफेसर के साथ रहते तो ज्यादा सीखते हैं। तो ये नॉलेज करने के लिए फिल्म स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप आते हैं, तो आपके पास एक लेवल रहता है जो सेल्फ मोटिवेटेड है या सेल्फ लर्नेड है, उनसे आप 2 कदम आगे रहते हैं। आप इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि आप इतना वीडियोस एडिट कर चुके हो, आपने मान लीजिए कि 4 फिल्में बना ली या 4 डायलॉग सीन एडिट कर लिए, 3-4 गाने एडिट कर लिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस है जो कि यूट्यूब लर्नर के पास नहीं है। आपके पास एक इंस्टीट्यूट का एक लेवल है जो कि उसके पास नहीं है। काम कौन देगा? जिसके पास इंस्टीट्यूट का लेवल है। तो ये होना चाहिए। और काम कैसे ढूंढना है, वो इंडस्ट्री में जाने के बाद ना आयाम खुलने लगते हैं। पहले तो ये लगता है कि यार, मुंबई में मैं किसी को नहीं जानता, किसके पास जाऊं, है ना। तो वहां खुद निकलना पड़ता है। आजकल इजी है, फेसबुक पे भी फ्री मेंबर्स का इनविटेशन आता है, मिलती है। अगर ये भी नहीं है, तो आप स्टूडियो टू स्टूडियो जाकर के वहाँ बात कर सकते हैं। एक बार में नहीं होता है, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, तीसरी बार जाओगे तो जान पहचान होती है, रैपो बिल्डअप होता है, आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, और इसी तरह से एक नेटवर्क बनता है। और फिर स्लोली हमको काम मिलना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि हम मुंबई गए और किसी के पास गए और हमको काम मिल गया। ऐसा अगर हो गया तो बहुत किस्मत है कि हम जाते साथ ही पहली बार में काम मिल गए। और मैं चाहूंगा कि जो भी मुंबई जाते हैं, पहले असिस्टेंट का काम करें, सीखने का काम करें। पहले किसी गुरु के साथ रह के अगर सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप एडिट सीखते हैं, कन्वर्जेशन करने का तरीका सीखते हैं अपने सीनियर के साथ में, इंडस्ट्री में किसी क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, चाहे वो प्रोजेक्ट को लेकर के हो या अपनी फीस को लेकर के हो, कन्वर्जन को लेकर हो, कैसे बात किया जाना चाहिए, किसी क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना है कैसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हम अपने गुरु, जो हमारे मेंटर होते हैं, असिस्टेंट बन के हम सीखते हैं। तो कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट में असिस्टेंट तो करना ही चाहिए। और इसके साथ साथ एक और है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर असिस्टेंट प्रोडक्शन का काम मिले ना, कर लेना चाहिए। राइट। कि चाहे वो एक आप ये किसी भी सवाल स्ट्रीम को, चाहे एडिटिंग सीख रहे हो, चाहे डायरेक्शन सीख रहे हो, असिस्टेंट हम्म, प्रोडक्शन मैनेजर का काम कर लेना चाहिए, ताकि राइट। आपको बहुत काम आएगा। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमारे पास भी, जो क्वेरीज़ वगैरह आती हैं स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे काम मिल जाएगा ना? तो मैं जो आपने बताया हम्म। यही सब उन्हें बताता हूँ। और आजकल तो चूँकि सारा मीडियम वीडियो के थ्रू ही हो गया है, यूट्यूब पे हो गया, वीमियो पे हो गया, सब लोग अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। मैंने कहा दोस्त, वीडियो जो है वो शूट करना बड़ा आसान है, एडिट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, जो बनाने जा रहा है। तो हम्म। एडिटर जो एडिटिंग सेंस है, वो आपको जो अभी आपने बताया कि अगर आप मेंटोर के अंडर करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है, क्योंकि आप उसका मतलब निकाल सकते हैं, जो आपने शूट किया है, राइट? एक सवाल और था मेरा जी। आपसे। कोई और स्टूडेंट अगर सवाल नहीं पूछना चाहते, तो मैं अपना सवाल पूछूँ?
एनीवन? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, आकाश अपना कैमरा ऑन अ, कीजिए प्लीज़। 1 मिनट सर। तो सर ये क्वेश्चन था कि कोई एडिटर है और उसका कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है जिसमें उसको एडिटिंग आती है। तो क्या उसको और अलग एप्लीकेशन जैसे एफसीपी हो गया या एविड आपने बताया, उसमें क्या उसको वो भी सीखना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन से सीख के इंडस्ट्री में काम कर सकता है? सबसे पहले देख, अ, अगर तुम खुद का दुकान डाल दिए, मतलब खुद का एडिटिंग सेटअप डाल दिए हो और खुद क्लाइंट तुम्हारे पास आ रहा है, तब तो कोई जरूरत नहीं है दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे स्विच करने की। ठीक है। अभी सोचो मैंने एडोब प्रीमियर सीखा है, मैं मुंबई गया और वहाँ जो मेरा जो एडिटर है जिसके पास में काम करने गया है, मैं गया हूँ, वो ऑबिट मीडिया पे काम करता है। तब तो मिस बैलेंस हो गया, मिसमैच हुआ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा वहां पर, है ना। तो अगर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम वो सॉफ्टवेयर सीख लें तो हमें काम मिलने में आसान होगा, है ना। या फिर मैं किसी के पास काम करने गया, मैं एविड मीडिया कंपोजर जानता हूँ और ऐसे एडिटर के पास गया, वो फाइनल कट प्रो 10 पे काम करता है, तो मुझसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपको फाइनल कट प्रो 10 आता है, और मैंने कहा नहीं, तो मेरे को तो नहीं मिला काम वहां पर। लेकिन अगर मैंने खुद की दुकान डाल रखी है ना, मैंने एक स्टूडियो डाल रखा है, एडिटिंग स्टूडियोज, मेरे पास क्लाइंट आता है, भाई ये वीडियो एडिट करना है, ये फिल्म एडिट करनी है, डॉक्यूमेंट एडिट करनी है, उसका किंग मैं हूँ। मुझे एडोब प्रीमियर आता है, मैं एडोब प्रीमियर पर एडिट करके दूंगा। क्लाइंट को सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ उससे मतलब नहीं है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, आपने कढ़ाई पनीर मंगाई है ना, वो लोहे की कढ़ाई में बनी है, एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनी है, उससे कोई फर्क नहीं है, हमें वो कढ़ाई पनीर चाहिए, है ना। कौन सा एमडीएच का मसाला डाला है कि किसी राजेश मसाला डाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कढ़ाई पनीर चाहिए। तो जब हुँ, हुँ। मेरे पास आएगा उसको सिर्फ प्रोडक्ट मतलब है, लेकिन जब मैं किसी के पास जाऊंगा तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर के मामले में। इवन कि काम करने के तरीके के मामले में हमें एज पर द उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सोचो मेरे काम करने का तरीका अलग है और बिन ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग है, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसका ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग है, तो मुझके अकॉर्डिंगली उनको अडेप्ट करना पड़ता है, ताकि अगर मैंने फुटेज कहीं रख दिया, अपने हिसाब से काम किया, तो उनको नहीं मिलेगा, तो मुझे अकॉर्डिंगली ही अडेप्ट करना होगा ताकि मेरे एब्सेंस में उनको दिक्कत ना हो, उन्हें फुटेज मिल जाए, उनको उसी तरीके से मेरे को सीखना पड़ेगा, ये दो चीज करना पड़ता है। तो और डिजिटल है ना, इजी है सीखना, सॉफ्टवेयर सीखना इजी हासिल आप लोगों के लिए, आप लोग स्मार्ट हो, है ना। हम आप नया फोन आता है ना, फटफट आप उसको पकड़ लेते हो, कहाँ कैसे क्या होना है, तो सॉफ्टवेयर क्या चीज है। हम भी आज कहते हैं ना, जैसे कि मैं भी आया यहाँ आने के पहले अडोब प्रीमियर मैं नहीं जानता था, जो मैंने टच किया था 2002 में, जब हम SRFTI में थे, लर्निंग लर्निंग में हम सीख रहे थे वो। और जब 2019 में 2017 साल बाद जब अडोब प्रीमियर को ओपन किया, इंटरफेस बिल्कुल चेंज, है ना। तो अपने आप को अडेप्ट करना है और मुझे स्टूडेंट से 10 कदम आगे भी रहना है, ठीक है। तो फटाफट मुझे पता था कि मैंने मुझे क्या क्या सिखाना होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने उनको पहले सीखा, और ताकि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको जवाब दे पाऊँ, 10 कदम आगे हो ना उससे। हुँ। तो अपने आप को अडेप्ट भी करना है ना। तो सॉफ्टवेयर सीखना बड़ी बात नहीं है, आजकल यूथ हो आप लोग तो फटाफट सीख जाते हो, जस्ट डेडिकेशन चाहिए। हम्म। एक सवाल और था बिरजू सर, चूँकि आजकल एआई बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, वायरल हो रहा है, एआई मैं एआई आने वाला एआई। था सर इस चीज पर, हाँ। जी, हम्म। तो सर मैं वो भी सेम कित क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। देखिए हम मैं तीनों बताने के वाला था क्योंकि हाँ। हमारी टाइमलाइन जो है तीनों की मैच कर रही है, राइट? प्रज्ञेश आप पूछ लीजिए सवाल। सर हम लोग प्रज्ञेश, देख रहे हैं अभी कंटिन्यूसली कैमरा एआई ऑन कीजिए एआई बेटा। एआई। यस सर। हुँ, सर हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं एआई 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 हर तरफ सुनाई आता है आजकल। हम लोगों ने कई वीडियोस भी देखे जिसमें टाइमलाइन को फटाफट एडिट कर दे रहा है एआई। तो इज इट अ
समथिंग जिससे हम लोगों को डरना चाहिए, या हम उसको किस तरीके से नहीं परसीव डरना करें? चाहिए, डरना उससे चाहिए जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, चैट जीपीटी या जो भी एआई टूल, उससे नहीं डरना चाहिए। उससे डरो जो इसको यूज कर रहा है, क्योंकि वो तुमको रिप्लेस करेगा। एआई टूल रिप्लेस नहीं करेगा किसी को, यूज करने वाले रिप्लेस करेगा। तो जरूरत है कि अपने आप को अडेप्ट करो कि आप एआई टूल को कैसे यूज कर सकते हो। इंस्टा पे बहुत सारा प्रोग्राम आ रहा है आजकल, पॉपअप होता है कि सेमिनार यूज और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, कैसे मास्टर करना है, या फिर कोई भी एआई टूल को कैसे मास्टर करना है। आज ही मैं मतलब इंस्टाग्राम देखता हूँ तो लिस्ट दिया जाता है कि किस चीज के लिए कौन सा एआई टूल यूज करना है। मतलब मुझे एक आश्चर्य हुआ जो मैंने सुना या पढ़ा कि मैं अगर डिस्क्रिप्शन दे दूं, लिख दूं टेक्स्ट के फॉर्म पे, तो मुझे इमेज बना के दे देगा। मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पोस्टर बनाना है, मैं डिस्क्रिप्शन डाल लूं तो वो रिलेवेंट मेरे को पोस्टर भी बना के दे देगा। तो अब सही में बात है कि ये थोड़ा सा डरने वाली बात है, लेकिन डरो उतना उससे जो उसको यूज कर रहा है। आपको यूज करना आना चाहिए। जहां तक वीडियो एडिटिंग या फिल्म एडिटिंग का सवाल है, उसमें अभी तक तो फिलहाल ये नहीं है। आप जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ कलर करेक्शन तक कर देता है। ये आई टूल वीडियो को एनहांस करता है, वो शॉर्ट्स को जोड़ता नहीं। कि आपने 4-5 शॉट शूट करके लेके आए और एडोब प्रीमियर पे डाल दिया या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे डाल दिया और एक बोल दिया एआई टूल में भाई इसको ना एडिट कर दो, वो नहीं एडिट करेगा। जो अभी तक एआई टूल है वो सिर्फ वीडियो एनहांसमेंट है, मतलब विजुअली एनहांसमेंट के लिए है। 4 शॉट को वो अभी जोड़ देगा नहीं। तो अभी तो फिलहाल वीडियो एडिटिंग में या फिल्म एडिटिंग में एआई टूल नहीं आया। फ्यूचर की तो बात पता नहीं, शायद वो जमाना आ जाए कि हमने स्क्रिप्ट डाल दी, वीडियो फुटेज डाल दिए, म्यूजिक डाल दिए और छोड़ दिया भाई एडिट, और वो एक एडिट करके दे दे मेरे को। जिस दिन वो आया ना, तो सोच लो हम लोग कहीं नहीं थे। मतलब हमारे ऊपर रोबोट है और हम इतने से हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। खाना भी मुझको परोस के मिल रहा है, फ्रिज के पास खड़े हो गए, है ना, पानी निकाल के पिला दो मुंह में। वो जमाना आ गया तो हम आलसी होने वाले हैं। खैर, तो एआई टूल जो है लिमिटेड है, यूज कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए और कोशिश कीजिए अपडेट करने का। मैं भी कर रहा हूँ आजकल, किसी चीज के लिए बिजी है। हाँ सर, क्वेश्चन का आंसर सही है ना? शायद हाँ, दिमाग में आपका भी सेम क्वेश्चन होगा हाँ, कि यही एआई टूल को सवाल था कैसे मेरा। यूज करें, हाँ, एक सवाल और था मेरा बिरजू सर, है ना? आपने देखा होगा जैसे कि हाँ। आपने इंस्टाग्राम का भी ज़िक्र किया, तो फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे सडनली एक पोस्ट आता है कि 299 रुपए में एडिटिंग सीखें। ठीक है। बीइंग अ फिल्म मेकर और फिल्म एडिटर, हाउ डू यू थिंक ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? तो 299 रुपए में फिल्म एडिटिंग, मतलब एडिटिंग सीख सकता है कोई, टेक्निक्स ऑफ एडिटिंग? सर, मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे एक हम्म, स्टूडेंट मिला था, तो हम्म, उस मतलब वो कुछ जब मैं बताता था तो कुछ 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा उस टॉपिक का बोलता था। तो मैंने बोला कि जब आप इतना जानते हो तो फिर फिल्म स्कूल में क्यों एडमिशन लिया और आपने कहाँ से सीखा? तो उसने कहा कि एक यूट्यूबर है जो कि हम्म, ऑनलाइन चलाता है। तो मैंने ठीक, अच्छी बात है। तो उस क्या क्या उनको यूट्यूबर थियरेटिकली उनको पढ़ा दिया सब कुछ। तो मैंने उनको ना क्या क्या, ठीक है आप तो जानते हो एडिट, बता भी रहे हो मुझे, तो मैंने उनको एक फुटेज प्रैक्टिकल करने के लिए दिया। अब जब उसने प्रैक्टिकल की एडिट किया तो मुझे समझ में आ गया कि कहाँ कम है ये। तो मैंने उसको ये 1-2 कट करके बताया। तो मैंने कहा देखो, तुमने जिससे सीखा है ना, थ्योरी तो आपको बता दिया, लेकिन कहाँ कट करना चाहिए, क्यों कट करना चाहिए, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये नहीं बताया। तो डिफरेंस है। तो चाहे 199 का हो, 299 का हो, जो 1000 रुपए वाला हो, या सप्ते भर का एडिटिंग में सिखा दे, वो आपको सिर्फ एक बेसिक सिखाता है, बहुत बेसिक, कि आप
खुद से आगे बढ़ सकते हो उस चीज को लेकर के, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एडिटिंग जो है ना, चाहे 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में, 10 साल में, जीवन पर्यंत तक नहीं सीख सकता। मैं आज भी सीख रहा हूँ। हर प्रोजेक्ट मेरे लिए नया होता है। हर सीन में, ये मेरा पिछला जो फिल्म में सीन एडिट किया था वो तरीका कोई काम नहीं आता है, मुझे फिर से सोचना पड़ता है कि कहाँ काटना है कि मुझे इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा वो। तो हम कला के क्षेत्र में हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, हर चीज हमें नया सीखना होता है और हम नया सीखते रहते हैं। तो 199 हो 299, आप बेसिक सीख रहे हैं, आप सीखिए, कोई मतलब है, लेकिन उसको आप आगे बढ़ाइए उस चीज को, और सीखने का जज्बा रखिए। कितनी कहना चाहूंगा उन सबके, मतलब उनको तो पैसा बनाना है। 199 या 299 क्यों ले, फ्री में सिखा दो यार, उतने पैसा क्यों लेना। सही बात, राइट। ब्रिजेश सर, मुझे लगता है आई आप होप आंसर दिया सर मैंने आपका सही से। जी सर, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। स्टूडेंट्स, और कोई सवाल है आपके मन में? सर, आप कौन सा एप्लीकेशन सजेस्ट करते हो फॉर वीडियो एडिटिंग, जो कि बेस्ट हो इंडस्ट्री के लिए भी और आपके दो हिसाब सच करूंगा सबसे पहले। हाँ, उसी के लिहाज से मैं दो ही बताऊंगा, ठीक है। एक तो अडोब प्रीमियर, ठीक है, और दूसरा एविड मीडिया कंपोजर। मैंने दो सॉफ्टवेयर का नाम इसलिए लिया कि ये दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है एप्पल और विंडो, जो ना ओएस है ना। अडोब एप्पल प्लेटफॉर्म पे भी है और विंडो पे भी है। एविड मीडिया कंपोजर विंडो पे भी है और एप्पल पे भी है। तो आप कहीं से भी मिलता है, आपको पता है। मैं ऑनलाइन सेशन नहीं बोल सकता हूँ कि आप डाउनलोड करके वहां से भी आप अपने सिस्टम में। सिस्टम क्या है, कॉस्टली है। एक सिस्टम कम से कम अगर हम iMac भी लेने जाए तो 1.5 लाख के आसपास आता है, जबकि लैपटॉप सिस्टम 50,000 तक आ जाता है। तो इजी है, हर कोई एक्सेस कर सकता है सॉफ्टवेयर को और मास्टर कर सकता है। इस लिहाज से मैंने दो सॉफ्टवेयर बोला। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं इसको भी, दोनों को लेके काम करें। और फाइनल कट को उसे भी यूज कर सकते हो, वो सिस्टम के साथ ही आता है आजकल। राइट, आई थिंक ठीक है। ये जी ब्रिजेश सर, आई थिंक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हाँ जी ब्रिजेश हाँ सर। जी सर, बताइए। जी, हाँ आई थिंक सभी के और कोई सवाल हैं तो बताइए। एनीवन? आई थिंक सभी के जो सवाल हैं मैं एक तो आप शेयर करना चाहूंगा। जी एक, हाँ, अ, अभी एक जनरल सेंस देखा है मैंने, लोग एडिटिंग का जो सेंस है ना, वो जी वीएफएक्स, क्रोमा निकालना, मिक्सिंग करना, ये समझते हैं। एडिटिंग का मतलब है आपको किसी सीन से उस सीन का इमोशन निकालना, ताकि आप उस सीन के थ्रू ऑडियंस के इमोशन को कनेक्ट कर पाओ, आप उसको हंसा पाओ, आप उसको रुला पाओ, आप उसको मतलब भावुक कर पाओ। जी ये मेन पर्पस है एडिटिंग का। बाकी जो है वो अदर डिपार्टमेंट का है। फोकस आप सीन का इमोशन निकालने पे कीजिए। स्टूडेंट एक सवाल पूछना चाहते हैं, नितेश। जी 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 जी, नितेश नमस्ते सर। जी। बताइए। सर, जैसे एज एन एडिटर आप मतलब एक एक्टर से क्या चाहते हो कि ये ऐसा परफॉर्म करे कि मुझे आसानी हो, मतलब एडिट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल किया। एक्टर एक्टर एक्टिंग करना चाहते हो? ये एक्टर ही हैं? जी ठीक है। तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना एक्टर से, कि वो सिर्फ अपने एक्शन का ध्यान रखे। जब कोई शॉट दे रहा था ना, जैसे कि मान लो वाइड शॉट में है, तो उसने जो बॉडी लैंग्वेज यूज किया है, जिस डायलॉग
को बोलते वक्त जिस तरफ देखा है, ठीक है, उसी को फिर से अगले शॉट में जब क्लोज शॉट लिया जा रहा हो या एंगल चेंज किया जा रहा हो, तो सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम लुक होना चाहिए। कि अभी जैसे मैंने ये बोलते वक्त ये हाथ उठा दिया वाइड में और क्लोज में ये हाथ उठा दिया मैंने, तो ये कटिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मैच करने, है ना। हालांकि रास्ता निकाल लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर ये इजीली मिल जाता है तो कट करने के लिए इजी हो जाता है। तो अपने जो एक्शन करते हैं ना उसका ध्यान रखना जरूरी है। प्लस आपने मतलब कहते हैं ना दुखती रख पे हाथ रखा है तो बता ही देता हूँ, ठीक है। एक एक्टर को हालांकि असिस्टेंट डायरेक्टर से कंटिन्यूटी को ध्यान रखने के लिए एज एन एक्टर आपको खुद पे क्या क्या ध्यान रखना है। आपको कॉस्ट्यूम पे ध्यान रखना है कि मैंने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना था, मेरे कॉलर कैसे थे, मेरे हैंड स्लीव कैसे मुड़े हुए थे, मेरे कौन से फिंगर में कौन सी रिंग्स थी, ये आपको ध्यान रखना। और मेकअप कैसा था, चश्मा किधर रखा था, किस एंगल से था। तो ये कुछ चीजें है ना, मैं 4 कदम चला था या 2 कदम चला था, किधर मुड़ा था, तो ये अगर आप कुछ ध्यान रख लेंगे ना तो इजी हो जाता है। होता क्या है कभी कभी, आज वाइड शॉट लिया हमने, 2 दिन के बाद क्लोजअप लेना है तो याद नहीं होता है ना। तो कुछ चीज जो है अगर आप खुद को भी याद रखते नहीं, ये उंगली ना मेरे इस फिंगर में थी और ऐसे घूमे हुई थी, तो इजी हो जाता है। ये एक्सपीरियंस है मेरा वेलकम टू सज्जनपुर का, क्योंकि उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था मुझ में, तो मुझे ऐसा इनपुट मिला था, ऐसा रहता है कि एडी बहुत चीजों का ध्यान रखता था, कंटिन्यूटी का, कॉस्ट्यूम का भी रख रहा है, आर्ट डिपार्टमेंट का भी रख रहा है। तो मैं थोड़ा टेंस था कि मुझे इतनी सारी चीजों का कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब सेट पे पहुंचा तो देखा कुछ चीजें मेरे लिए इजी है। एक्टर्स ने अपना इस बनाया में वो जो ताबीज पहनते हैं ना, ताबीज कैसा लटका हुआ था, कॉलेज था तो उसको पता होता था कि मैंने अंगूठी कब पहनी थी। अगले दिन जब सेट पे आते थे तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती थी, तो वो ऑलरेडी उस कंट्रोटी में रहते थे। तो एज एन एक्टर आप ये अपने साइड से कीजिएगा कि आपको याद रहे, राइट। ठीक है। आई होप और नितेश आपको जवाब मिला। सर, हाँ सर, बहुत अच्छा जवाब था। और सर, डायलॉग्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे, मतलब डायलॉग्स डिलीवरी के टाइम एडिटिंग के लिए क्या मतलब? अगर नहीं, देखो आजकल क्या है, डबिंग होती है फिल्म में, है ना, तो डबिंग में हम उतना नहीं करते हैं। एडिट पे आपका आवाज कम है या ज्यादा है शॉर्ट वॉइस, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ऑडिबल होना चाहिए कि हमें सुनाई पड़े, कि हम कट कर पाए, सेंटेंस को कनेक्ट कर पाए, उतना होना चाहिए हमारे पास में से। और बाकी तो डबिंग में फिर से रिकॉर्ड करते हैं, तो उतना हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है डायलॉग में। गॉट इट नितेश। साउंड अगर कोई फिल्म कर रहे हो, सिंग साउंड कर रहे हो ना, जिसमें डबिंग नहीं होनी है, तब आपको ध्यान रखना है कि जिस पिच पे बोला गया था उसी पिच पे बोलने का कोशिश करें। जी। हाँ सर, बताइए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है बिरजू सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे इस टॉपिक को कवर किया है आज, टेक्निक्स ऑफ फिल्म एडिटिंग, और उसमें क्या क्या नए आयाम हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं OTT फिल्म और टीवी, आपने सभी को टच कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा दून फिल्म स्कूल की तरफ से, हमारे MD सिद्धार्थ सर की तरफ से, और जयसिंह सर और देवीदत्त सर की तरफ से भी आप लोगों का धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ फिर जुड़ा रहूँगा नए सेशन के साथ, और जैसे ही कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, और कोशिश करूँगा कि हम आपको कभी फिजिकल रूप में भी हमारे यहाँ वर्कशॉप के लिए बुलाएं। धन्यवाद बिरजू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, मुझे भी अच्छा लगा मिल करके इतने दिनों बाद, और जो शेयर किया मेरे स्टूडेंट्स से, आई होप के स्टूडेंट्स को काम आएंगे और मार्गदर्शन में अपना आगे करियर में कदम रखेंगे फिल्म मेकिंग में। और मैं चाहता हूँ कि सभी को भविष्य में अच्छी जगह उपलब्धि मिले, अच्छा काम करें। हम तो ही चाहते आपका हैं एज ए आशीर्वाद रहेगा टीचर तो जरूर सभी मिलेगा स्टूडेंट्स सर। ग्रो करें। जी जी ठीक है, जी। धन्यवाद ओके सर। सर, ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो
देखा आप लोगों ने, बिरजू रजक जी ने बहुत सारी क्वेरीज के आंसर दिए। स्टूडेंट्स के मन में जो भी सवालात थे, सर ने बहुत अच्छे से उनको आंसर देकर उनकी क्वेरीज को शांत किया। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी हो तो कृपया करके हमारे बॉक्स में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने हमसे कुछ बार सवाल भी पूछे, आजकल फिल्म एडिटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को, क्योंकि वो अपनी पर्सनल वीडियोस बनाते रहते हैं, अपने व्लॉग बनाते रहते हैं, सब जगह एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एडिटर जो होता है वो उसे एक लय में पिरोकर आपके सामने पेश करता है। तो डेफिनेटली सब लोग जानना चाहते हैं कि एडिटिंग कैसे की जाती है। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां कॉल करके या फिर पूछ सकते हैं आपके जो भी क्वेरीज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।